हेलो स्टूडेंट। तो हमने उस साइटोप्लाज्म में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें साइटोस्केलेटन पढ़ना है। अब हम साइटोस्केलेटन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए साइटोप्लाज्म के बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में अभी मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 1970 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसके पहले से एक रचना विहीन तरल माना जाता था। मतलब कि जैसे साइटोस्केलेटन का मतलब है कि जो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर जिसके द्वारा कोशिका के अंदर का, जैसे स्केलेटन हमारे शरीर में होता है, उससे हड्डियों का ढांचा होता है जिसके द्वारा हमारा शरीर एक रूप में निश्चित आकार में रहता है, वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है। इसके द्वारा कोशिका एक निश्चित आकार में व्यवस्थित रहती है, मतलब ऐसे बिगड़ती नहीं है। मतलब जैसे कि अब आप कोई चीज़ ऐसी ले लो जिसका कोई आकार निश्चित ही ना हो। जैसे ये एक तरह का चार्जर है, लेकिन इसका आकार ये ठोस है। अंदर से इसका एक ये आकार है जिसकी वजह से इसको हम बदल नहीं सकते। तो इसके आंतरिक जो व्यवस्था है या ये बाहरी आवरण जो ये कड़क है, इसको हम इसका स्केलेटन कहेंगे, जिसके द्वारा ये आकार में निश्चित है। इसका आकार बिल्कुल बदल नहीं रहा। लेकिन वहीं पे इस रुई को देखते हैं, हम इसको कैसे भी प्रेस कर सकते हैं और इसको कैसे भी आकार हम दे सकते हैं। इसको देखिए, कहीं से भी हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से प्रेस कर रहे हो तो ऐसा बन जा रहा है, यहाँ से प्रेस करोगे तो कुछ ऐसे उंगलियों के निशान बन जा रहा है, धंस जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ठोस आवरण नहीं है, कोई इसकी आकार को निश्चित करने के लिए स्केलेटन नहीं है। इसलिए आप समझ गए कि साइटोस्केलेटन क्या है। वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है? तो अब ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस हिस्से का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, इसकी खोज क्या हुई, इसको जब उच्च वोल्टता इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1970, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड, ये देखिए 1970, जब 1970 में उच्च वोल्टता इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका के द्वारा अध्ययन पर अब यह धारणा है कि सूक्ष्म धागे समान रचनाओं की एक जालिका होती है। मतलब जो साइटोस्केलेटन एक सूक्ष्म धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी। जैसे सूक्ष्म धागे से बनी जालिका कहते हैं, मतलब माइक्रो टर्बुलर लैटिक्स कहते हैं, ठीक है? इस जालिका के द्वारा अनेक कोशांग अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जैसे क्या है कि केंद्रक है। अब लुंज पुंज सा होगा, अगर हर जगह पानी जैसा ही होगा, ठीक है? तो क्या हो गया कि केंद्रक खसक के मान लो बीच से कोने में पहुंच गया। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक की जगह पे बीचों बीच कोशिका में आ गई। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे चला गया, गोल्गी का कहीं चला गया, राइबोसोम कहीं चला गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। कोशिका में जो चीज़ें भी हैं वो एक सुव्यवस्थित ढंग से एक कार्यरत प्रणाली है, जिसमें कि हर चीज़ की अपनी एक समय सीमा पर, एक सुनिश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित मात्रा में एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो वैसे में ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ ऐसे बहने बहने लगेगी। तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार से है, ठीक है? इस जालिका के द्वारा अनेक कोशिकाएं अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और दूसरे कोशाद्रव्य तंतु और सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है, एक कोशाद्रव्य से दूसरा कोशाद्रव्य एक तंतु द्वारा, मतलब मैंने जब आपको कोशिका पढ़ाई आगे पढ़ाया था, तो दो कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। दो कोशिकाएं एक दूसरे से अगर यहाँ पास में हैं तो यहाँ पर कुछ तंतु सा है जिससे वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है?
और इन्हीं तंतुओं के द्वारा ये कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं। जैसे ब्लड सेल्स हो गए, वो इम्यून सिस्टम में जो बहुत सारे तरीके के जो सेल्स में जानकारियाँ होती हैं वो इन्हीं तंतुओं के द्वारा होती हैं कि ये सेल हमारी सेल है या दूसरे की सेल है। ठीक है, इसीलिए जो जब कभी भी किसी का अंग जो होता है बदला जाता है तो उन्हें कई तरह के पिल्स खाने पड़ते हैं, उसके बाद भी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, सब कुछ मैच हो जाने के बावजूद। इसीलिए क्योंकि जो ईश्वर ने बना दिया है उसकी कोई मतलब उसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। ठीक है, यह जालिका दृढ़ नहीं रहती, सूक्ष्म नलिकाएं फिर से इधर उधर बिखर जाती हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, यह जालिका किनारों पर कोशा के जीवद्रव्य कला से जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे कोशांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम के पास को भी आपस में जोड़ती हैं। यह जालिका दृढ़ नहीं रहती, सूक्ष्म नलिकाएं फिर से इधर उधर बिखर जाती हैं और ठीक प्रकार दिखलाई नहीं देती, परंतु नष्ट नहीं होती। कोशांग के वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के साथ सूक्ष्म नलिकाओं की जाली का भी रूपांतरण होता है। अधिक अथवा कम परासरण दाब में विभिन्न आयन्स, मतलब जैसे मैग्नीशियम +2+ और ये क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, Ca मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो Ca की सांद्रता इन नलिकाओं के रूपांतरण की सांद्रता से इन नलिकाओं का रूपांतरण होता रहता है। मतलब कभी कम है तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये दृढ़ नहीं होती। पहली चीज़ तो ये एकदम ठोस नहीं होती क्योंकि कोशिका में लचीलापन भी है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कोशिका लचीली भी है, तो जब वो लचीली है तो जाहिर सी बात है ये दृढ़ तो होगा नहीं, दृढ़ नहीं होता है। सूक्ष्म नलिकाएं फिर से इधर उधर बिखर जाती, मतलब कि अपनी व्यवस्थित जगह पर होती हैं, फिर कुछ देर के लिए ढीली पड़ती हैं, फिर कस जाती हैं। ये उनका प्रोसेस में होता रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्यों इनमें परिवर्तन होते हैं, उसके लिए ये बताया गया। अधिक अथवा कम परासरण दाब एवं विभिन्न आयन्स की सांद्रता, मतलब कि परासरण दाब अगर अधिक है या कम है तब इनमें परिवर्तन होता है। एवं विभिन्न आयन्स जो मैग्नीशियम 2+ या कैल्शियम 2+ की सांद्रता इन नलिकाओं का सांद्रता से, मतलब कि जब इनकी वजह से गाढ़ापन हो जाता है या हल्कापन हो जाता है तो इनमें परिवर्तन होना निश्चित है। देखिए ये है देखिए साइटोस्केलेटन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बीच में, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए पॉलीसोम्स हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर हैं। ये एक व्यवस्था है जिसके द्वारा ये दिखाया गया है कि कैसे कोशांग अपनी जगह पर स्थिर हैं। इसकी वजह से ये है साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं प्लीज़। अब देखिए, कोशा द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ। अब यहीं पर पूरा खेल है कोशिका का। कोशिका का सबसे लंबा अगर कोई टॉपिक चलता है तो वो है कोशा द्रव्य, क्योंकि इसमें इसी में सब कुछ है, उसके बाद बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर है कोशिका द्रव्य में पाए जाने, पहली चीज़ है उपापचयी सक्रिय कोशांग। ठीक है, इसमें है 11 कोशांग, देख सकते हैं आप, जिसमें है लवक, प्लास्टिड, इसमें 3 है, एक अवर्णी लवक है, एक हरित लवक है, एक वर्णी लवक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर आपका राइबोसोम है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, फिर यहाँ आपका सेंट्रोसोम है, कसाबिका एवं पक्षाबिका है, फिर लाइसोसोम है, फिर स्पोरोसोम है और लोमासोम्स है। उसके बाद माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज में भी 3 भाग हैं आपका, एक है पेरोक्सीसोम्स, फिर आपका है ग्लाइकोक्सीसोम, माफ़ कीजिएगा 3 नहीं 2 ही हैं, हाँ 2 ही हैं, माफ़ कीजिएगा 2 ही हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर दूसरा है हाइलोप्लाज्म। ये पहला था उपापचयी सक्रिय कोशांग में इतने आते हैं। उसके बाद दूसरा है हाइलोप्लाज्म, इसमें आते हैं ग्राउंडेड प्लाज्म, मतलब इसको आप हाइलोप्लाज्म को ग्राउंडेड प्लाज्म भी कह सकते हैं, साइटोसोल कह सकते हैं, या उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है असंचयी है, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। उसके बाद है स्रावी पदार्थ, रंग देने वाले पदार्थ हो गए, एंजाइम्स हो गए, मकरंद हो गया, नेक्टर जिसको कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, एल्केलाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वाष्पशील सुगंधित तेल, गोंद या गम, कार्बनिक अम्ल, ग्लूकोसाइड्स, लैक्टेस, रेजिन और खनिज क्रिस्टल, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने अभी मतलब सिर्फ नाम पढ़े हैं। अब हम इसके बारे में एकदम पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगी, मैं कोशांगों को पर्सनली एक एक वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी आज के लिए हमारा सिर्फ प्लास्टिड चलेगा, उसे भी मैं कंप्लीट 20 मिनट्स में अगर मैं कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो आगे के वीडियो में मैं इसे डालूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि आधे घंटे से ऊपर का मेरा वीडियो हो, बिकॉज़ फिर देखने में इंसान उतना बोर हो जाता है। और उतनी चीज़ों को आप देखिए, वीडियो देखकर आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो उसको आपको और विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। मतलब जो मैं आधे घंटे में पढ़ा रही हूँ, ये आपको पढ़ने में और समझने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, और लिखने में। और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पर दे दिया है उपापचयी सक्रिय कोशांग, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, ओके। अब यहाँ पर पहला है हमारा प्लास्टिड या लवक। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी आप चीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ यही होता है, दिमाग में आता है कि भाई इसकी खोज किसने करी थी, कहाँ पाया जाता है ये, किसने पता किया कि कहाँ से मिला ये, सबसे क्वेश्चन पहला आता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, लवक की खोज हेक्ले नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी, ठीक है। हेक्ले, एकदम याद रखिए, बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे याद रखिए। और ये डेट तो ज़रूर याद रखिए, सन जो है आपको ज़रूर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे है प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अब देखिए इन्होंने खोज की थी, बहुत ही मज़ेदार बात, देखिए खोज इन्होंने की थी 1665 में, लेकिन प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AFWS सिम्पर ने 1885 में की थी, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैं कर दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ इसको तो ठीक है। AFWS सिम्पर ने सन 1885 में किया था। ये जीवद्रव्य के बने चपटे व गोलाकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि चपटे भी हैं और गोलाकार के होते हैं, जो प्रायः पौधों की कोशाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि जीवाणु कवक नीली हरी शैवाल में अनुपस्थित है। अच्छा, ये चीज़ थी, आपको सभी कोशांग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ निश्चित आप पाएंगे, नीले हरे शैवाल में और कवक में और जीवाणुओं में ये नहीं पाए। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये सारी जो है, हमने पहले पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल है। प्लीज़ आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कोशाद्रव्य में जगह जगह पर बिखरे रहते हैं। कुछ पौधों में रंग तथा कुछ में रंगीन और कुछ में रंगहीन, ये किसी में रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं। ये आवश्यकता अनुसार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा टमाटर को, तो जब टमाटर होता है तो स्टार्टिंग में वो हरे रंग का होता है,
और फिर तो हरे रंग का है तो वो मतलब कि हरित लवक है उसमें। उसके बाद वो लाल हो जाता है तो उसमें कौन सा लवक आ गया, ये वर्णी लवक आ गया, मतलब रंगीन हो गया वो, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे रंगहीन से रंगीन का कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मैं कुछ देर में आपको उदाहरण शायद मुझे बुक में मिल जाए, मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, आप पहले इसको संबंध को देखिए। ये जो दिया हुआ है कि कैसे संबंधित है एक दूसरे से, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट से ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके ये 3 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे मतलब ये आपस में चेंज होते रहते हैं। देखिए, फिर हम पहला पढ़ेंगे जिसमें हमने पढ़ा था ना अवर्णी लवक। यहाँ पर हमने अवर्णी लवक पढ़ा था, तो हमारा पहला आ गया है अवर्णी लवक, जो कि रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण आपको आलू मिल जाएंगे, क्योंकि आलू जो होते हैं ये रंगहीन माने जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं और ये रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि काटने में आपको सफ़ेद मिलेंगे, वो भूरा रंग मिट्टी की वजह से हो जाता है उनमें। सूर्य के प्रकाश में वंचित संग्रह, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सूर्य के प्रकाश में जो संग्रह वंचित, जैसे भूमिगत तरणों, जड़ों, अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जड़ों में अवर्णी लवक पाए जाते हैं, इनमें मंड सबसे, हाँ अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं तो इस बुक को पढ़ रही हूँ, प्लीज़ मेरे बोलने पर आप एक बुक और कॉपी लेकर मेरी वीडियो देखा करें, ताकि आप नोट्स बना सकें, तो नोट्स आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए, सबसे मेन इसमें मंड होता है, तेल एवं प्रोटीन कणों का संग्रह रहता है। इनका आकार छड़ की या गोल होता है। ठीक है, ये भ्रूण कोशिकाओं, लिंग कोशिकाओं, विभज्योतिक कोशिकाओं तथा मृदुतक में पाए जाते हैं। छोटे अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अवर्णी लवक कितने प्रकार के होते हैं हम ये पढ़ेंगे। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एमाइलोप्लास्ट, फिर हो गया इलायोप्लास्ट, फिर हो गया प्रोटीनोप्लास्ट। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और ये ईटोप्लास्ट जिसको कहते हैं, ये प्रोटीन प्लास्ट है, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक इसे कहते हैं, स्टार्च के लिए होता है। तो हम जाहिर सी बात है हम इसको याद रख लिए मंड लवक, तो हमें ये याद हो गया कि बड़े आकार के अवर्णी लवक जिनमें मंड का संग्रह रहता है, एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक कहलाते हैं, समझे। सीधे सीधा एकदम सीधी सीधी बात है। ये बीजों में, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का के बीजों में भूमिगत तनों, जड़ों जैसे आलू व शकरकंद में पाए जाते हैं। इसमें लेमली नहीं होते हैं, ये मंड का संग्रह करते हैं, गॉट इट। अब इसके बाद है इलायोप्लास्ट, ये वसा का संग्रह करता है, इसमें बीज पाए जाते हैं। ये इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया है, तो आप बीजों के बारे में देख लें, जैसे कि मुझे लग रहा है सरसों, और मैं इसके बारे में आपको सर्च करके बाद में दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट में है, ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं, ये बीजों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये इतना पढ़ लिया, इन तीनों के बारे में हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे हरित लवक या हरिम कण, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
क्लोरो मतलब हमेशा ग्रीन हो गया, प्लास्ट मतलब फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। ये हरे रंग के लवक होते हैं, ठीक। सिम्पर, जिन्होंने, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, सिम्पर ने सर्वप्रथम प्लास्टर, यहाँ पर सिम्पर ने सर्वप्रथम प्लास्टर शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने ही। अब अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, लवक की खोज, ठीक है, प्लास्टर की खोज किसने करी थी? हेक्ले ने करी थी। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। प्लास्टर शब्द का प्रयोग सिम्पर ने किया था, लेकिन हरित लवक की खोज सिम्पर ने किया था। गॉट इट? एक ही डेट पे दोनों काम हुए थे, 1985 में, 1885 में, 1885 में, ठीक। इनमें हरे रंग का पर्णहरिम होता है। इसके कारण पत्तियां व पौधे के कुछ भाग हरे दिखलाई पड़ते हैं। हरित लवक द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे मेन चीज़ यही है, क्योंकि लवक तो कई तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? ग्रीन प्लास्टिड में, मतलब माफ कीजिएगा मैंने ग्रीन प्लास्टिड बोला, मतलब क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कह सकते हैं ग्रीन प्लास्टिक, बुरा नहीं है। चले, तो यहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। उच्च जाति के पौधों में, विशेषकर उनकी पत्तियों में पर्णमध्योक मतलब मेसियोफैली कोशिकाओं तथा तनों के हरित ऊतक कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। बहुत से शैवालों की कोशिकाओं में केवल एक हरित लवक होता है, परंतु अधिक विकसित पौधों में एक कोशिका में 20 से 50 तक हरित लवक होते हैं, ठीक है। विकसित, देखिए पौधों से मतलब है पौधों का भी अपना एक संसार है, जिसमें एक कोश के पौधे भी हैं, बहुकोश के पौधे भी हैं। इसी तरीके से तो उनमें भी जो विकसित पौधे, जैसे हम मानव विकसित हैं कई, तो उनमें जो विकसित हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप आम का पेड़ हो गया, ये विकसित पौधा हो गया, बरगद का पेड़ हुआ, ये सारे विकसित एक पौधे हैं। तो इसमें 20 से 50 हरित लवक होते हैं। विभिन्न वर्ग के पौधों में इनकी रचना और आकार भिन्न होते हैं, मतलब हर तरीके के वर्ग के हिसाब से इनकी आकार और रचना अलग होती है। जैसे कि ठीक है, शैवाल कोशिकाओं में ये मेखलाकार के होते हैं, ठीक है, ग्रिल्ड शेप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा ए आकार में, ये है मेखलाकार, ठीक है। अब देखिए आप टिकिया आकार के होते हैं, ये हो गई भाई आपकी यहाँ पर है मेखला आकार, ये है मेखला आकार, ठीक है। ये इस तरीके के आकार को, ये आकार को मेखला आकार कहते हैं। अब यहाँ पर आपको टिकिया आकार यहाँ पर मिलेगा आपको, ये है टिकिया आकार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्याले नुमा। तो यहाँ पर प्याले नुमा कौन सा है आपको, ये देखिए ये है प्याले नुमा। अब आपको भित्ति, ये जो है बहुत से होते हैं पट्टीदार जो होते हैं, देखिए बहुत से जो पट्टीदार होते हैं, ये एफ का, ये देखिए ये पट्टीदार हैं, ठीक है। ये मेखला आकार है, ये प्याले नुमा है, ये पट्टीदार है, और ये है ना जिग्नीमा में ताराकार, जिग्नीमा में ताराकार, तो ये रहा तारे का आकार आपका। और जालिका में, ये देखिए ये रहे जालिका में, ये रहे जालिका में,
ये जालिका में है, ये तारकार है, ये पट्टी आकार है। तो ऐसे सारे आकार दिए रहते हैं, हर पौधे में अलग अलग प्रकार के आकार होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत से आकार वाले हरित लवक होते हैं, परंतु उच्च वर्ग के पौधों में, देखिए उच्च वर्ग की बात हो रही है अगर, तो जैसे मॉस, फर्म और बीज युक्त पौधों में हरित लवक लगभग समान चपटे गोल अंडाकार या वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार के होते हैं। ठीक है, ये 5 से 20 म्यूएम तक लंबे तथा 4 से 5 म्यूएम तक चौड़े होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के आकार होते हैं इनके, जो कि एक उच्च वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये 5 से 20 म्यूएम लंबे होते हैं। और यहाँ पर क्या दिया था, ये देखिए 5 से 20 म्यूएम तक लंबे तथा 2 से 4 म्यूएम तक चौड़े होते हैं। मतलब कि 5 से 20 म्यूएम तक लंबे, 2 से 4, एक सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति को 5 से 20 म्यूएम, और यहाँ से यहाँ तक की स्थिति को हम कह सकते हैं 2 से 4 म्यूएम चौड़े होते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे हरित लवक की परिसंचरणा सॉरी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ाना है। तो इसके आगे का बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को, मैं अब ज़्यादातर पर डे वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो आपको मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगी। तो हम इसको कल पढ़ते हैं, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो वापस से इसमें माता रानी का आशीर्वाद देते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आप प्लीज़, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मैं अब टीचमेंट पर भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ पर जाकर मेरे पेड क्लासेस ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी होंगी आपके लिए। यूट्यूब पे भी मैं हूँ, आपको जो ज़रूरत हो मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाऊँगी, लेकिन वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप जाकर मेरे टीचमेंट में क्लासरूम को ज्वाइन करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। आप बायोलॉजी के बारे में, अपने आसपास होने वाली सारी घटनाओं के बारे में अपने आप को, देखिए मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म इसलिए बना रखी हूँ ताकि आप अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप फेसबुक खोलते तो आपको बायोलॉजी मिल रहा है। आप अभी मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, बायोलॉजी को लेकर एक पेज बनाऊँगी, वहाँ पर हो तो आप बायोलॉजी देखें। हर जगह जब आपके आसपास बायोलॉजी होगी तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए अगर आप बायोलॉजी में अगर अच्छे होना चाहते हैं तो आसपास में अपने बायोलॉजी को इकट्ठा करें, तो उससे काम आपका बन जाएगा। तो आप जीवन में मतलब मुझे नहीं लगता कि इंसान को जब भी वो पढ़ता है तो वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है। चीज़ें क्या होती हैं, कई बार चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के लिए कि यार इसमें क्या है, चलो इसे जानते हैं, इसके लिए भी लोग सर्च करते हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के द्वारा मेरे क्लास को ज्वाइन करवा सकते हैं। अच्छी क्लासेस मैं देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। आप वहाँ पे अपने बच्चों को भी मॉनिटर भी कर सकते हैं कि बच्चे टीचमेंट पे रहेंगे तो कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको मिलती रहेंगी। आपको उनके प्रोग्रेस का भी पता चलता रहेगा। मैं एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ आपके सपोर्ट से। और लॉकडाउन चल रहा है, सबकी जॉब जा चुकी है, मेरी भी जा चुकी है। तो प्लीज़ हेल्प मी मेरी नई शुरुआत के लिए। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
जो आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।